वेलकम टू कॉमर्स एस्पिरेट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यूज़ को। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो आप जाकर के उसको भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें कई सारे टर्म्स बताए गए हैं। बिजनेस क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, कौन किसका पार्ट होता है, कौन ज़्यादा ब्रॉडर होता है, ये सारी चीज़ें हैं। और इंडस्ट्री से रिलेटेड सभी क्वेश्चन उसके अंदर हैं। यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन उससे मिलेंगे। बाकी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ज्वाइंट वेंचर हो गया, चाहे पार्टनरशिप हो गया या फिर कंपनीज हो गई, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, व्यावसायिक संगठन का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज स्पेसिफिकली फाउंड इन इंडिया, भारत में विशेष रूप से कौन सा व्यवसाय पाया जाता है? तो वो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर कंपल्सरीली रजिस्टर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सहकारी समितियों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का अधिनियम क्या है, तो याद करिएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 है, सहकारी समिति अधिनियम 1912। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लिमिटेड लायबिलिटी टू इट्स मेंबर्स, निम्नलिखित में से किस व्यवसायिक संगठन का अपने सदस्यों के प्रति सीमित दायित्व होता है? तो ये फीचर है कंपनी का। किसी भी कंपनी में जो लायबिलिटीज़ होते हैं मेंबर्स के, वो या फिर तो शेयर के जितना पैसा उन्होंने नहीं दिया है शेयर के ऊपर, या फिर गारंटी, इसके तहत वो लिमिटेड होता है। बाकी सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ज्वाइंट हिंदू फैमिली हो गया, इन सब में अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी होने का मतलब क्या है कि जब कंपनी का समापन किया जाएगा, तो अगर मान लीजिए कंपनी के पास 1 लाख रुपए की लायबिलिटी है, दायित्व है, और कंपनी के पास सिर्फ 70,000 रुपये है, 30,000 रुपये कहाँ से आएगा? तो जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले लोग होंगे वो अपने घर से पैसा लेकर के आएंगे 30,000 रुपये, तब उसमें से दिलाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कंपनी का समापन होगा, तो अगर कंपनी के पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो जितने भी उसके सदस्य होंगे वो अपने संपत्तियों को बेच करके, अपनी निजी संपत्तियों को बेच करके वहाँ से उसका भुगतान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी इज, एक सार्वजनिक कंपनी को बनाने के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो वो है 7। मैक्सिमम अगर पूछे यानी कि अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो कोई लिमिट नहीं है। ये किसके लिए है? पब्लिक कंपनी के लिए है, सार्वजनिक कंपनी के लिए है। यहीं पर अगर प्राइवेट का पूछे यानी कि निजी कंपनी का, तो कम से कम 2 लोग मिलकर के कंपनी बना सकते हैं, और मैक्सिमम कितने लोग मिलेंगे? 200 लोग मिलेंगे। यानी कि लिमिट लगी हुई है किस पे? प्राइवेट कंपनी पे। पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीमेरिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, निम्नलिखित में से कौन सा एक साझेदारी फर्म का अवगुण है? अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये नहीं होता है, क्योंकि पार्टनरशिप डिड बनाई जाती है, संलेख बनाया जाता है साझेदारी का, उसमें लिखा रहता है कितना प्रॉफिट किसको देना है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सारी चीज़ें। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये क्या होता है? पार्टनरशिप का डीमेरिट होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया असीमित दायित्व होने का मतलब क्या है कि उनका दायित्व तब तक चलेगा जब तक कंपनी के जितने भी लेनदार होंगे, जिनको भी पैसा भुगतान करना है, जब तक उनका भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक इनके पार्टनर्स की लायबिलिटीज़ खत्म नहीं होती हैं। उनको अपने संपत्तियों को बेच करके पैसा देना पड़ेगा, लेकिन ये इनका जिम्मेदारी बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड अंडर, एक साझेदारी फर्म का पंजीकरण किसके तहत किया जाता है? तो वो किया जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय निम्नलिखित कौन से कानून के द्वारा शासित होता है? तो वो है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। क्वेश्चन नंबर 9 है, द पर्सन इन द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हु कैरीज द बिजनेस एंड इज हेड ऑफ फैमिली, यानी कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में वह व्यक्ति जो व्यवसाय करता है और परिवार का मुखिया होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कर्ता कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों वही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑल मेंबर्स हु हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर्स आर नोन एज, सभी सदस्य जिनके पास पूर्वजों की संपत्ति पर समान स्वामित्व है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कॉर्स्पेंसर्स, यानी कि सहदायिक। क्वेश्चन नंबर 11 है, द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज डैश वाइल द अदर मेंबर्स इज डैश, कर्ता का दायित्व कैसा होता है? तो वो अनलिमिटेड रहेगा, यानी कि जो व्यवसाय चलाएंगे अगर किसी तरीके का दायित्व है तो कर्ता उसका पूरा का पूरा भुगतान करेगा। वहीं पर जो उसके मेंबर्स होंगे उनकी लायबिलिटीज़ कैसी होती हैं? सीमित होती हैं, यानी कि सिर्फ वो एक स्पेसिफिक अमाउंट देंगे, उसके ऊपर उनकी लायबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन कर्ता कहाँ तक पेमेंट करेगा? जब तक कि 1-1 रुपये भुगतान ना हो जाए तब तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैन अ माइनर बी अ मेंबर ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, क्या एक अवयस्क संयुक्त हिंदू परिवार का व्यवसाय का सदस्य बन सकता है? तो ये है यस।
और ये क्या है, लॉस के लिए कभी भी कोई भी माइनर लॉस के लिए भागीदार नहीं बनता है। वो किसके लिए भागीदार बनेगा, सिर्फ और सिर्फ लाभों के लिए, प्रॉफिट के लिए। माइनर कौन होता है, ऐसा कोई पर्सन जो अभी 18 साल की उम्र तक नहीं हुआ है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको कोर्ट ने बोला है 21 साल तक जब तक वो नहीं हो जाता तब तक वो माइनर कहा जाएगा। 2-3 पॉइंट्स हैं उसके, उतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखें। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच अमॉन्ग दिस इज अ मेरिट ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इनमें से कौन सा संयुक्त परिवार का व्यवसाय का गुण है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, ये क्या होता है, ये इसकी डिमेरिट होती है, मेरिट नहीं है, यहाँ पे गुण पूछा है। डिस्प्यूट अमॉन्ग द मेंबर, सदस्यों के बीच अपवाद विवाद होता रहता है, ये भी क्या है, अवगुण है। इफेक्टिव कंट्रोल, कंट्रोल इफेक्टिव होता है, प्रभावशाली नियंत्रण होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका जो कंट्रोल होता है वो एक पर्सन के हाथ में रहता है जिसको हेड ऑफ फैमिली बोलते हैं, कर्ता। और लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधन होते हैं, क्योंकि बाहरी किसी को नहीं इंक्लूड करते हैं तो जो भी पैसा लगेगा वो घर से ही लगता है, तो वो सारे अवगुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फीचर ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। किस संगठन में सदस्यों का अलग कानूनी इकाई की विशेषता होती है, तो ये कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों के अंतर्गत होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत ये फीचर नहीं होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का। अभी समझा रहे हैं उसका क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ए एंड बी बोथ। सेपरेट लीगल होने का मतलब क्या है कि कंपनी का अपना अस्तित्व है, मेंबर्स का अपना अस्तित्व है। कंपनी की जितनी भी संपत्तियां होंगी वो कंपनी की होंगी, मेंबर्स की जितनी भी संपत्तियां हैं वो मेंबर्स की होंगी। कंपनी की अगर कोई लायबिलिटी है तो कंपनी की है, मेंबर की अगर कोई लायबिलिटी है तो मेंबर की है। अब अगर आपको याद आ रहा हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड होने का मतलब क्या है कि जो कंपनी की लायबिलिटी होगी वो मेंबर की भी बन जाएगी, तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी फॉलो नहीं होता है। और वैसे ही पार्टनरशिप में भी यही होता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, कि जो कंपनी है और जो मेंबर्स हैं उनकी अस्तित्व अलग अलग नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। एक सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो ये होता है टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर, सदस्यों को सेवा प्रदान करना, एक दूसरे की सहायता करते रहना। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाई डज कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैज़ मेरिट ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। सहकारी समितियों के पास सरकारी सहायता का गुण क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, सोसाइटी के लिए डेमोक्रेसी लेके आते हैं, समाज लोकतंत्र के विचार की ये मिसाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ डज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज रेज इट्स कैपिटल। सहकारी समितियां अपनी पूंजी कैसे जुटाती हैं, तो वो एक दूसरे से पैसा लेती हैं, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं उनको शेयर्स जारी करती हैं, पब्लिक से शेयर नहीं जारी करती हैं। जो उसके सदस्य होते हैं उनको शेयर जारी करती हैं, वो शेयर को खरीदते हैं और उसका सदस्य बनते हैं और वहीं से पैसे इकट्ठे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारी समिति की सीमा क्या है, तो ये गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, सहकारी नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश इज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। किसानों के कल्याण के लिए क्या बनाया जाता है, ये बनाया जाता है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसान सहकारी समिति। क्वेश्चन नंबर 20 है, चीफ मैनेजिंग बॉडी ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी का मुख्य प्रबंधकीय निकाय क्या होता है, तो वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे जितने लोग शेयर खरीदते हैं उन सबको बोला जाता है कि कंपनी के मालिक हैं, यानी कि उसके सदस्य जो होते हैं कंपनी के स्वामी होते हैं। लेकिन हर एक सदस्य कंपनी में डेली जा नहीं सकता है, तो वो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी को मैनेज करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ प्राइवेट कंपनी इज वन विच इज। एक निजी कंपनी है जो लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स। ये क्या करती है, लिमिट लगाती है कि अधिकतम कितने सदस्य होंगे, 200 सदस्य होंगे। रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर के हस्तांतरणीयता पर प्रतिबंध लगाती है। ये भी है क्योंकि आप देखे होंगे जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं करती हैं। पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करते हैं पब्लिक को, लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं करती हैं, तो वो अपने ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पर भी रोक लगाते हैं, ये भी इसकी विशेषता है। प्रोहिबिट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज, जनता को प्रतिभूतियों की सदस्यता लेने से रोकती है। जब शेयर्स ही नहीं इशू करेगी तो उसके सदस्य बन ही नहीं पाएंगे, तो ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कॉमन सील ऑफ अ कंपनी एक्ट एज इट्स। किसी भी कंपनी की सामान्य मुहर किस रूप में कार्य करती है, तो कंपनी की ऑफिशियल सिग्नेचर। जैसे हम लोग अगर नेचुरल पर्सन है, उसको कोई ट्रांसफ़र करना है, कोई चीज़ खरीदना है, कोई चीज़ बेचना है, चेक है, उस पर साइन करना है तो वो सिंबल बना देगा। लेकिन अगर कंपनी को साइन करना है तो कंपनी का मुहर लगा रहता है, तो वो ऑफिशियल सिग्नेचर होती है कंपनी की। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन। एक कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते कंपनी क्या कर सकती है, तो वो कंपनी व्यक्ति है, भले वो आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन कानून की नज़र में वो एक व्यक्ति है, तो वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कैन सू द थर्ड पार्टी और इट्स मेंबर्स।
तीसरे पक्ष या उसके जितने भी सदस्य हैं उस पर मुकदमा कर सकती है। कैन बी सूड बाय इट्स मेंबर्स और एनी अदर पार्टी, उसके खुद के ऊपर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश आर द रियल ओनर ऑफ कंपनी, किसी भी कंपनी के असल मालिक कौन होते हैं? तो वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 25, द लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी इज, एक सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या की सीमा क्या है? तो वो देयर इज नो लिमिट, कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं लगी है पब्लिक कंपनी के लिए। वहीं पर प्राइवेट कंपनी के लिए क्या है कि मिनिमम 2 चाहिए और मैक्सिमम 200 लोग मिलकर के कंपनी को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी बनाने के लिए न्यूनतम कितने लोग चाहिए? तो वो 2 लोग चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड टू पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, तो पब्लिक कंपनी पब्लिक की है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसमें 3 डायरेक्टर, कम से कम 3 चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने? 15। और प्राइवेट कंपनी के साथ क्या है कि कम से कम 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय डैश एंड ओनली कैन डैश ब्रिंग एन एंड टू इट्स लाइफ, कंपनी किसके द्वारा बनाई जाती है और इसके जीवन का अंत कौन कर सकता है? तो कंपनी लॉ के द्वारा बनाई जाती है, कानून के द्वारा बनाई जाती है, और कानून ही इसके अस्तित्व को खत्म कर सकता है। इसीलिए इसका एक फीचर होता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सतत उत्तराधिकार, यानी कि एक मेंबर गया, दूसरा मेंबर आ जाएगा, दूसरा गया, तीसरा आ जाएगा। कंपनी का अस्तित्व तब तक नहीं खत्म होगा जब तक कानून उसे पूरी तरीके से न खत्म कर दे। क्वेश्चन नंबर 29 है, इज इट कंपलसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू हैव इंडेक्स नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स, क्या निजी कंपनी के लिए सदस्यों का सूचकांक अनिवार्य है? नहीं, ये क्या होगा आंसर? नो होगा। वहीं पर अगर पूछा रहता पब्लिक कंपनी के लिए यानी कि सार्वजनिक कंपनी के लिए तो इसके लिए हाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, द कंटिन्यूटी ऑफ अ कंपनी इज स्टेबल बिकॉज ऑफ, किसी कंपनी की निरंतरता स्थिर होती है क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, एक अलग कानूनी अधिकार मिला हुआ है कंपनी को, उसके मेंबर्स मर जाएं तो भी कंपनी जिंदा रहेगी जब तक कानून ना चाहे। क्वेश्चन नंबर 31 है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी भी सहकारी समिति को बनाने के लिए न्यूनतम संख्या कितनी चाहिए? तो वो है 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन टुक प्लेस इन द ईयर, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ बॉडी कॉर्पोरेट क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर विच डिफाइंस पावर्स एंड फंक्शंस एंड इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, विधायिका द्वारा परिभाषित शक्तियों और कार्यों के साथ बनाया गया एक कॉर्पोरेट निकाय और वित्तीय रूप से स्वतंत्र है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन यानी कि वैधानिक निकाय। क्वेश्चन नंबर 33 है, गवर्नमेंट कंपनीज आर इस्टेब्लिश्ड अंडर द, सरकारी समितियों का स्थापना किसके अंतर्गत होता है? तो वो होता है कंपनीज एक्ट 2013। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच अमंग दीज वॉज नॉट अ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, इनमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका नहीं है? तो इनकरेजिंग प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को बढ़ावा देना पब्लिक सेक्टर का रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है, फुल फॉर्म ऑफ एमएनसी, एमएनसी का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 36 है, एमएनसीज आर कैटेगराइज्ड बाय देयर, बहुराष्ट्रीय निगमों की विशेषता है ह्यूज साइज यानी कि विशाल आकार के होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट, बहुत अधिक प्रोडक्ट होते हैं, और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। तो ये सभी होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल पी मॉडल, ट्रिपल पी मॉडल का पूर्ण रूप क्या है? ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, एमएसएमई स्टैंड फॉर, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। क्वेश्चन नंबर 39 है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, व्यवसाय के स्वामित्व का सबसे सरल रूप क्या है? तो वो है प्रोप्राइटरशिप, स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 40 है, एटलीस्ट 10 एडल्ट्स एंड नो मैक्सिमम लिमिट इन केस ऑफ, कौन से केस में कम से कम 10 लोग मिलने चाहिए और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है? तो ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहयोगी समाज, या फिर इसको बोलते हैं सहकारी समाज। इसमें क्या होता है? कम से कम 10 लोग चाहिए और मैक्सिमम जितने लोग जुड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 41 है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ जनरल पार्टनरशिप इज, एक सामान्य साझेदारी का मुख्य नुकसान क्या है? तो वो है द अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारियों का असीमित दायित्व। क्वेश्चन नंबर 42 है, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज, एक सहकारी समाज में कौन से प्रिंसिपल का फॉलो किया जाता है या सिद्धांत का पालन किया जाता है? ये फॉलो किया जाता है 1 वोट 1 पर्सन, एक व्यक्ति रहेगा तो वो एक ही वोट दे सकता है चाहे वो कितना भी पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया रहे। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, निम्नलिखित में से एकल स्वामित्व का क्या लाभ है? तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा कि इसको आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो खुद ही मालिक होता है और उसके साथ साथ स्वामित्व का इसमें प्राउड भी होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, द कर्ता इन द जॉइंट हिंदू फैमिली हैज़,
संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता के पास क्या होता है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, द कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज़, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अनलिमिटेड लायबिलिटी असीमित दायित्व। क्वेश्चन नंबर 46 है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एज, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो एक होता है एग्रो बेस्ड, यानी कि जो कृषि आधारित इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं उनको, और एक दूसरा होता है मिनरल वेस्ट, यानी कि जो खनिज आधारित उद्योग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्षण उद्योग है, तो कैटल ब्रीडिंग, ये क्या है, जेनेटिक है। फॉरेस्ट कल्टीवेशन, ये क्या है, जेनेटिक है। जो फ्लोर मिल्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग है। जो हंटिंग होता है यानी कि जंगल से जानवरों को मारना, वो क्या होता है, एक्सट्रैक्टिव होता है, क्योंकि नेचर ने उसे दिया है, बस वहाँ से लिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिजनेस मीन्स, व्यवसाय का अर्थ क्या है, तो इसमें इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधि नहीं है। और डॉक्टर प्रैक्टिस करता हुआ एक डॉक्टर, जैसे किसी हॉस्पिटल में किसी क्लिनिक पे वो इलाज करता है तो उसके बदले में पैसे मिलते हैं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लॉयर प्रैक्टिसिंग लॉ, कोई कानून का अभ्यास करने वाला वकील है, वो भी प्रैक्टिस इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। प्रोफेशनल क्रिकेटर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने वाला एक पेशेवर क्रिकेटर है, जैसे विराट कोहली हैं, अगर क्रिकेट खेलते हैं तो उसके बदले में उनको पैसा मिलता है, तो वो भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर हम और आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसके बदले में पैसे नहीं मिलते हैं, तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण उद्योग का उदाहरण नहीं है, तो सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये तीनों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं। वहीं पर ऑनलाइन शॉपिंग इंडस्ट्री आती है, वो क्या है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो ये तृतीयक उद्योग में आते हैं, इसमें नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन जेनेटिक इंडस्ट्री, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक उद्योग में सम्मिलित नहीं है, तो जो माइनिंग की जाती है वो क्या है, एक्सट्रैक्टिव है। बाकी अगर देखा जाए, रियरिंग ऑफ प्लांट इन नर्सरी, पौधशाला में पौधों का पालन करना, रियरिंग ऑफ कैटल, मवेशी पालना यानी कि जानवरों को पालना, और पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन, ये सब किस में आता है, जेनेटिक में आता है, लेकिन जो माइनिंग होता है वो एक्सट्रैक्टिव में आता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, डैश आर कंपनीज क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, विधायिका के विशेष अधिनियम द्वारा बनाई गई कंपनी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग वैधानिक कंपनी, स्टैच्यूटरी कंपनी। क्वेश्चन नंबर 53 है, अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाई, सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51% किसके द्वारा होल्ड किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो ये दोनों होल्ड कर सकती हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में 51% शेयर हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे दोनों ने मिल करके 51% अगर होल्ड कर दिया है तो कोई भी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हेन टू बिजनेसेस एग्री टू ज्वाइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस एंड म्यूचुअल बेनिफिट इट इज कॉल्ड, जब दो व्यवसाय का एक समान उद्देश्य और पारस्परिक लाभ के लिए एक साथ जुड़ते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, बी होगा ऑप्शन, ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त उद्यम। जैसे हीरो एंड होंडा कंपनी है, तो हीरो कंपनी हमारे देश की है, जापान कंपनी की होंडा है, तो दोनों मिल करके व्यवसाय चलाते हैं, तो उसे ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, रिस्क अराइजेज ड्यू टू, जोखिम किससे उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न होता है अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितताओं से। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आए हो। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस या फिर प्रीवियस ईयर पेपर, बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट पार्ट ये सब नहीं देखा होगा तो आप चैनल पे विजिट करिएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट से जा करके आप सर्च कर लीजिएगा, और मैं वीडियो के एंड में भी इसको ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।